हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है आनंद कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स का ये एक चैप्टर है और पिछली क्लास में हम लोगों ने जेनेटिक्स के मीनिंग को समझा। हम लोग पढ़े थे कि जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को उनके संतान में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को कहते हैं इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या होता है? माता पिता और उनके संतान के बीच जो अंतर पाया जाता है उस अंतर को कहते हैं वेरिएशन। यानी कि माता पिता और संतान के बीच कुछ समानता पाया जाता है, कुछ असमानता पाया जाता है। इसी का अध्ययन बायोलॉजी की जिस शाखा में किया जाता है वो शाखा ही कहलाता है जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर कुछ प्रयोग किया था और वंशागति का नियम ढूंढ निकाला था, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है जेनेटिक्स का फादर। इसके बाद हम लोग ट्रेट के बारे में पढ़े थे कि किसी भी एक लक्षण के दो या दो से अधिक रूप हो सकते हैं और उन रूपों को ही हम ट्रेट कहते हैं। जैसे लंबाई एक लक्षण है, इसका दो रूप होता है। लंबाई ज्यादा है तो हो गया लंबा और लंबाई कम है तो बोलेंगे बौना। तो ये लंबा और बौना एक ही लक्षण लंबाई का दो अलग अलग ट्रेट होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्रोमोसोम के बारे में पढ़े थे। होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि समजात गुणसूत्र के बारे में पढ़े थे। बताए थे कि डिप्लॉइड सेल में जो जोड़े का क्रोमोसोम होता है उस जोड़े के क्रोमोसोम को ही आपस में कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि समजात गुणसूत्र। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ह्यूमन में 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाया जाता है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, टोटल 46, लेकिन कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। यानी कि क्रोमोसोम जोड़े में रहेगा, दो क्रोमोसोम एक साथ, फिर दो क्रोमोसोम एक साथ, तो जोड़े के क्रोमोसोम को ही आपस में कहते हैं समजात गुणसूत्र यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके बाद हम लोग जीन के बारे में पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे कि क्रोमोसोम पर उपस्थित डीएनए का वह पार्ट जिसमें आरएनए और प्रोटीन बनाकर जीव के किसी खास आनुवंशिक लक्षण का निर्धारण करने की सूचना होती है, डीएनए के उस पार्ट को ही कहते हैं जीन। और जीन को अंग्रेजी के कैपिटल और स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है। अगर प्रभावी लक्षण वाला जीन है उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, और अगर अप्रभावी लक्षण वाला जीन है तो उसको हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। जैसे लंबापन का जीन प्रभावी, लंबापन का लक्षण प्रभावी होता है, इसलिए लंबापन के जीन को बड़ी टी से दर्शाते हैं, और बौनापन का लक्षण अप्रभावी होता है, इसलिए बौनापन के जीन को छोटी टी से दर्शाते हैं। हम लोग लोकस के बारे में पढ़े थे कि क्रोमोसोम के जिस स्थान पर जीन पाया जाता है क्रोमोसोम का वह स्थान ही कहलाता है लोकस। इसके बाद हम लोग एलील के बारे में पढ़े थे, एलील या एलिलोमॉर्फ। बताए थे कि किसी भी जीन का मतलब किसी भी जीन का जो दो अलग अलग रूप होता है, यानी कि किसी भी जीन का जो दो अलग अलग फॉर्म होता है वो अलग अलग फॉर्म अलग अलग रूप ही कहलाता है एलील। जैसे कि लंबाई का जो जीन है उसका दो रूप होता है, दो प्रकार होता है। जैसे एक होता है बड़ी टी, एक होता है छोटी टी। तो ये बड़ी टी एक एलील है, ये छोटी टी एक एलील है, और जब दो टी मिल जाएगा, चाहे दो बड़ी टी मिल जाए, चाहे एक बड़ी टी छोटी टी मिल जाए, चाहे दो छोटी टी मिल जाए, तो वो दो टी मिलेगा तो उसको बोलते हैं जीन कहते हैं, है ना। यानी कि दो टी मिलेगा तो कहलाएगा एक जीन, और एक टी अकेला है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक एलील कहते हैं। यानी कि लंबाई का दो अलग अलग एलील होता है, एक होता है बड़ी टी, एक होता है छोटी टी। ठीक है। और ये भी पढ़े थे कि अगर डिप्लॉइड कंडीशन है, यानी क्रोमोसोम जोड़े में है, डिप्लॉइड कंडीशन है, तो डिप्लॉइड कंडीशन में एक जीन में दो एलील होता है, एक जीन में दो एलील होता है, और जीन का दोनों एलील समजात गुणसूत्र के अलग अलग गुणसूत्र पर पाया जाता है। जैसे एक जीन में दो एलील है, एक है बड़ी टी, एक है छोटी टी, तो बड़ी टी एक अलग क्रोमोसोम पर होगा, छोटी टी दूसरे क्रोमोसोम पर होगा, और ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। इसके बाद हम लोग
होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सब हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है मेंडल का पहला प्रयोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में 3 पौधा का फिगर बनाए थे, बताए थे कि अगर पौधा में कैपिटल टी जीन रहेगा तो पौधा हो जाएगा लंबा, ठीक है। अगर स्मॉल टी जीन रहेगा तो पौधा हो जाएगा बौना। कैपिटल टी मतलब लंबापन का लक्षण और स्मॉल टी यानी कि बौनापन का लक्षण, ठीक है। अगर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी रहा तो भी पौधा लंबा ही होता है, तो भी पौधा लंबा ही होता है। क्यों लंबा होता है? क्योंकि कैपिटल टी होता है प्रभावी यानी कि डोमिनेंट, लंबापन का लक्षण डोमिनेंट है, और स्मॉल टी होता है अप्रभावी यानी कि रिसेसिव। ये क्या होता है? रिसेसिव होता है। लंबा और बौना दोनों लक्षण का एलील अगर एक साथ आ गया यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो एक ही टी अपना प्रभाव दिखाएगा, दूसरा टी अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। यानी कि कैपिटल टी जो लंबापन का लक्षण है ये प्रभावी है, डोमिनेंट है, इसलिए पौधा तो हो गया कैसा? लंबा। और स्मॉल टी ओ प्रभावी है, रिसेसिव है, इसलिए स्मॉल टी का कैरेक्टर नहीं दिखेगा, बौनापन का लक्षण नहीं दिखेगा और पौधा जो है लंबा ही हो जाता। बौनापन का लक्षण रहते हुए भी लक्षण यहां दिखाई नहीं पड़ता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है, तब हम लोग आगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बढ़िया से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक बार हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं, फिर हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेंगे। एक के बारे में अगर डिटेल्स में पढ़ा देंगे ना तो फिर समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पहले हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ध्यान से समझिएगा, मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में, पहले प्रयोग में 2 तरह का मटर का पौधा लिया, एक लंबा मटर का पौधा और एक बौना मटर का पौधा। एक शुद्ध लंबा मटर का पौधा लिया था, शुद्ध लंबा मटर का पौधा, शुद्ध लंबा पौधा लिया था, और एक शुद्ध बौना मटर का पौधा लिया था। अब ये शुद्ध क्या होता है? शुद्ध क्या होता है? जैसे यहां पर हम देख रहे हैं दोनों एलील अगर कैपिटल टी है लंबा लंबा, तो हम इसी को कहते हैं शुद्ध लंबा पौधा। ये है तो लंबा पौधा, पौधा तो लंबा है लेकिन ये शुद्ध लंबा पौधा है। और ये है बौना पौधा, और बौना भी क्या है? शुद्ध है। ये बौना पौधा भी कैसा है? शुद्ध है, क्योंकि दोनों स्मॉल टी है, बौना बौनापन का लक्षण है। लेकिन ये जो पौधा है तो लंबा, ये पौधा है तो लंबा पौधा, लेकिन इसमें एक एलील बौनापन का भी है, छोटी टी है। बड़ी टी मतलब लंबापन का एलील, छोटी टी मतलब बौनापन का एलील। तो यहां लंबा बौना दोनों एलील है, भले ही पौधा लंबा हो रहा है लेकिन बौनापन का भी एलील है, वो ओ प्रभावी है, इसलिए बौनापन का छोटी टी का लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब यहां पर एक बौनापन का एलील है और एक ही लंबापन का एलील है, तो हम लंबा पौधा तो बोल रहे हैं लेकिन ये शुद्ध लंबा पौधा नहीं है, इसको बोलते हैं संकर लंबा पौधा। संकर, अशुद्ध यानी कि हाइब्रिड कहते हैं इसको, हाइब्रिड टॉल प्लांट है ना, ये संकर लंबा पौधा है। तो एक होता है शुद्ध, एक होता है संकर। शुद्ध मतलब दोनों एलील एक समान होगा, संकर यानी कि दोनों एलील अलग अलग प्रकार का होगा। जैसे यहां एक कैपिटल टी लंबापन के लिए और एक स्मॉल टी बौनापन के लिए है। इसी तरह से
एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और एक शुद्ध बौना मटर का पौधा लिया। इंग्लिश में लिख देते हैं, ये हो गया प्योर टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट, और एक लिया प्योर ड्वार्फ प्लांट, प्योर ड्वार्फ प्लांट। फिगर थोड़ा थोड़ा बना देते हैं। एक लंबा पौधा मान लेते हैं, यही है लंबा पौधा, और एक बौना पौधा छोटा सा बना देते हैं, छुटकू सा। ठीक है, ये बौना पौधा, इसको बोला गया पी पीढ़ी। इस पौधा को बोला गया पी पीढ़ी। इस पौधा को कहा गया पी पीढ़ी। पी पीढ़ी का पूरा नाम होता है, जैसे हिंदी में और कहते हैं नाम इसका है जनक पीढ़ी। पी पीढ़ी को कहते हैं जनक पीढ़ी। इंग्लिश में कहते हैं पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जेनरेशन, पेरेंटल जेनरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरेंटल जेनरेशन। मेंडल साहब ने एक शुद्ध लंबा मटर का पौधा लिया और एक शुद्ध बौना मटर का पौधा लिया। इसका नाम रखा पी पीढ़ी, और इन दोनों पौधों के बीच में किया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, या तो इस पौधा के फूल से परागकण को निकालकर उस पौधा के फूल के स्टिग्मा पर पहुंचा दिया गया, या फिर इस पौधा के फूल से परागकण को निकालकर इस पौधा के फूल के स्टिग्मा पर पहुंचा दिया गया। थोड़ा सा फूल का भी फिगर हम बनाते हैं, थोड़ा सा फूल का भी फिगर बनाते हैं। इस पौधा का ये फूल है, और इसमें यहां पर ये एंथर है और यहां पर ये स्टिग्मा है। ठीक है, और इस पौधा में भी हम एक बना रहे हैं फूल। इस पौधा का भी ये एक फूल है। एंथर को काट के हटा दिए, स्टिग्मा रहने दिए। ठीक है, यहां एंथर को काट के क्या किए हैं, हटा दिए हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए इमेस्कुलेशन किया जाता है। हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के द्वारा जब हाइब्रिड बीज बनाया जाता है तो सिलेक्टेड प्लांट्स, सिलेक्टेड चुने हुए पौधा के फूलों के बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है। और अवांछित पॉलिनेशन को रोकने के लिए एक तो इमेस्कुलेशन करते हैं, एंथर को काट के हटा देते हैं ताकि इस फूल में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, और एक बैगिंग करते हैं, यानी कि फूल को पॉलिथीन से ढक देते हैं। फिलहाल अभी उतना नहीं जानना है, लेकिन यह जानना है कि जब दोनों पौधा के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन किया जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का कोशिश किया जाता है ना, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो हम मान के चलते हैं कि लंबा पौधा के फूल से परागकण को निकालकर बौना पौधा के फूल के स्टिग्मा पर पहुंचाना है। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इसके लिए हम एंथर को, यहां जैसे यहां पर एंथर है ना, ये ऐसा एंथर यहां भी होगा, एंथर को पहले ही काट करके क्या किए, हटा दिए, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। अब जब इस फूल का स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा, इस फूल का एंथर मैच्योर हो जाएगा और यहां पर बन जाएगा पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण, तो यहां से पोलन ग्रेन को निकाला गया और इसके स्टिग्मा पर छिड़क दिया गया, इस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर छिड़क दिया गया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। यानी कि मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधे के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। तो क्रॉस पॉलिनेशन में या तो इधर से पोलन ग्रेन को उसके स्टिग्मा पर पहुंचा सकते हैं, या तो वहां से पोलन ग्रेन को निकालकर इसके स्टिग्मा पर पहुंचा सकते हैं। परिणाम एक समान प्राप्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब या तो जैसे मान ली कि यहां से परागकण को निकाल के उसके स्टिग्मा पर पहुंचाए, तो इस फूल में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फिर यहां पर क्या बनेगा, बीज बनेगा, और उस बीज को फिर बोया जाएगा, तो अगली पीढ़ी का पौधा कहलाएगा F1 पीढ़ी का पौधा। यानी इन दोनों पौधा के बीच में कराया गया है क्रॉस पॉलिनेशन। इन दोनों पौधों के बीच में क्या कराया गया है, क्रॉस पॉलिनेशन। इन दोनों पौधों के बीच में कराया गया है क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया तो बीज बना, उस बीज को बोया गया, तो अगली पीढ़ी का पौधा कहलाया F1 पीढ़ी का पौधा। और देखा मेंडल ने, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, एक भी बौना पौधा प्राप्त नहीं हुआ, सब लंबा पौधा प्राप्त हुआ। और इसका नाम रखा गया F1 पीढ़ी, इसको बोला गया F1 पीढ़ी, और हिंदी में इसका नाम है प्रथम संतानीय पीढ़ी। प्रथम संतानीय पीढ़ी, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट फिलियल
जेनरेशन, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि लंबा और बौना मटर के पौधा के बीच में जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया तो बीज बना, उस बीज को बोया गया तो फिर नया नया पौधा बना। अब जो नया पौधा बना वह F1 पीढ़ी का पौधा बना और मेंडल ने देखा कि जितना भी पौधा बना, बहुत सारा पौधा बना, सभी पौधा कैसा हुआ, सब लंबा पौधा हुआ, प्राप्त हुआ, एक भी बौना पौधा प्राप्त नहीं हुआ। तो मेंडल को एक समय ऐसा लगा कि F1 पीढ़ी के पौधा में बौनापन का लक्षण आया ही नहीं, बौनापन का लक्षण खत्म हो गया। नियम तो यही होना चाहिए कि ये जो F1 पीढ़ी का पौधा बना, इस पौधे का जन्म हुआ है इस दोनों पौधा के सहयोग से। तो यहां F1 पीढ़ी में कुछ लंबा पौधा भी बनना चाहिए, कुछ बौना पौधा भी बनना चाहिए, लेकिन सभी पौधा लंबा ही बना। क्यों बना पता चल जाएगा कुछ देर के बाद। इसके बाद मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे में होने दिया सेल्फ पॉलिनेशन। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे में होने दिया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, हम सेल्फ पॉलिनेशन को कहते हैं सेल्फिंग, इसको और क्या बोल सकते हैं, सेल्फिंग कह सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। जब F1 पीढ़ी के लंबे पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, स्वपरागन हुआ, तो फिर से बीज बना, उस बीज को फिर बोया गया तो अगली पीढ़ी में फिर से पौधा प्राप्त हुआ और वो अगली पीढ़ी का पौधा कहलाया F2 पीढ़ी का पौधा। अब जो अगली पीढ़ी का पौधा प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, F2 पीढ़ी का पौधा। तो F2 पीढ़ी के पौधे में मेंडल ने देखा कि कुछ लंबा पौधा प्राप्त हुआ, कुछ लंबा पौधा प्राप्त हो गया और कुछ बौना पौधा भी प्राप्त हुआ, कुछ लंबा पौधा भी प्राप्त हुआ और कुछ बौना पौधा भी प्राप्त हुआ। यही कहलाया F2 पीढ़ी, इसको बोलेंगे F2 पीढ़ी, या पूरा नाम है इसका द्वितीय संतानीय पीढ़ी। द्वितीय संतानीय पीढ़ी इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड फिलियल जेनरेशन। सेकेंड फिलियल जेनरेशन। F2 पीढ़ी में लंबा बौना दोनों तरह का पौधा प्राप्त हो गया और लंबा बौना पौधा का जो अनुपात निकला वो अनुपात निकला 3:1। मतलब अगर 3 लंबा पौधा तो एक ही बौना पौधा, अगर 30 लंबा पौधा तो 10 बौना पौधा, अगर 300 लंबा पौधा तो 100 बौना पौधा। अगर F2 पीढ़ी में टोटल पौधा 100 प्राप्त होता है, 100, तो उसमें से 3 हिस्सा लंबा हो जाएगा, 1 हिस्सा बौना होगा। मतलब 100 में से 75 पौधा लंबा हो जाएगा और 25 पौधा बौना हो जाएगा। यानी कि लंबा पौधा प्राप्त होता है 75% और बौना पौधा प्राप्त होता है 25%। तो यहां पर मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधे में जब सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया तो उसके बाद बनने वाले बीज को बोने पर F2 पीढ़ी में लंबा और बौना दोनों तरह का पौधा प्राप्त हुआ। लंबा बौना पौधा का अनुपात निकला 3:1, यानी 75% लंबा पौधा और 25% बौना पौधा। तो मुख्य रूप से मोनोहाइब्रिड क्रॉस यही है, लेकिन अभी हम लोग बड़ी शॉर्टकट में पढ़े हैं। जीनोटाइप को लेकर के, जीन के संरचना को भी लेकर के सॉल्व कर देते हैं। अभी तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस इतना समझ में आया? तो हम लोग अभी इसको डिटेल्स में भी देखेंगे। डिटेल्स में देखने से पहले एक क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है कि गेमिट निर्माण के समय किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है। जब भी गेमिट्स बनता है, जैसे ये पौधा में हम पॉलिनेशन कराए फिर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, तो गेमिट तो बना होगा ना, गेमिट ही ना जुड़ जुड़ करके फर्टिलाइजेशन करता है। तो गेमिट निर्माण के समय किस तरह का कोशिका विभाजन होता है और उस दौरान क्या होता है, कौन सा घटना घटता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग समझ लेते हैं पहले गेमिट निर्माण के समय किस तरह का सेल डिवीजन होता है। तो लिखते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमिट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग गेमिट फॉर्मेशन, गेमिट के निर्माण के समय कौन सा सेल डिवीजन होता है ना। जब भी गेमिट्स बनेगा तो कौन सा सेल डिवीजन
होगा। गेमेट्स के निर्माण के समय किस तरह का सेल डिवीजन होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और यह एक सेल विभाजन करके दो डॉटर सेल बनाएगा। यह एक सेल विभाजन करके दो डॉटर सेल बनाएगा, ठीक है। तो हम दो डॉटर सेल बना देते हैं। एक सेल ये हो गया और एक दूसरा सेल हम यहां बना देते हैं, ठीक है। ये हम दो सेल बना रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो सेल है डिप्लॉइड सेल है, इसमें क्रोमोसोम जोड़ा बना करके है। तो एक जोड़ा ये क्रोमोसोम हम एक ही जोड़ा बनाते हैं, एक ही जोड़ा क्रोमोसोम बना रहे हैं। ये डिप्लॉइड सेल है। ये कैसा सेल है? ये है डिप्लॉइड सेल। ये कैसा सेल है? डिप्लॉइड सेल 2n। इसमें क्रोमोसोम का जोड़ा है। ये जो जोड़े का क्रोमोसोम है, इस जोड़े के क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। इसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। हिंदी में समजात गुणसूत्र कहते हैं। समजात गुणसूत्र कहते हैं। जोड़े का गुणसूत्र है। अब मनुष्य की कोशिका में तो टोटल 23 जोड़ा रहता है, तो हम एक ही जोड़ा बनाए हैं। मान के चलते हैं कि एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, इस तरह से बहुत सारा अलग अलग जीव की कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े की संख्या अलग अलग होती है। अब हम लोग ये भी पढ़े थे कि डिप्लॉइड कंडीशन में एक जीन में दो एलील होता है और ये दोनों एलील समजात गुणसूत्र के अलग अलग गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो एक एलील मान लेते हैं यहां कैपिटल टी है और एक एलील मान लेते हैं ये है स्मॉल टी। इस दोनों को मिला देंगे तो ये कहलाएगा एक जीन। और इस एक जीन में कितना एलील है? दो एलील। एक टी एक एलील कहलाया, दूसरा टी दूसरा एलील कहलाया। ये जीन का दोनों एलील समजात गुणसूत्र के अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित है। इसी डिप्लॉइड सेल में होगा मियोसिस सेल डिवीजन। इसी डिप्लॉइड सेल में होगा कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस सेल डिवीजन। इसी में कौन सा सेल डिवीजन हुआ? मियोसिस सेल डिवीजन। वैसे तो मियोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से कुल 4 सेल बनता है और यह मियोसिस सेल डिवीजन 2 स्टेप में संपन्न होता है। एक मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकेंड। पहले मियोसिस फर्स्ट होगा जिसमें एक सेल विभाजन करके दो सेल बनाएगा और फिर मियोसिस सेकेंड होगा तो वही 2 सेल आगे चल करके प्रत्येक से 2 यानी कि 2 से कुल मिला के 4 सेल बन जाता है। तो हम एक से 2 ही सेल बनाएंगे और मान लेंगे कि यही हमारा गेमिट है। इससे वैसे तो इससे जो है इससे आगे चल करके 2 सेल बनेगा, फिर इससे भी आगे चल करके 2 सेल बनेगा, कुल मिलाकर के 4 सेल बनेगा। लेकिन अभी हम 2 ही बना करके मान लेंगे कि यही क्या है? गेमिट है, ठीक है। तो जैसे ही मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो जो नियम है, जोड़े का जो क्रोमोसोम है ये अलग अलग गेमिट में चला जाता है। जोड़े का क्रोमोसोम, यहां 2 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम इस गेमिट में आएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गेमिट में जाएगा। तो एक क्रोमोसोम इस गेमिट में आ गया और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गेमिट में चला गया, ठीक है। ऐसा होने से क्या होगा कि इस क्रोमोसोम पर कौन सा एलील था? कैपिटल टी, वो इधर आ गया। उस क्रोमोसोम पर कौन सा एलील था? स्मॉल टी, वो उधर चला गया ना। और यही क्या हो गया? एक गेमिट। ये हो गया एक गेमिट और ये हो गया दूसरा गेमिट। ये हो गया एक गेमिट, ये हो गया दूसरा गेमिट। 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा। हाँ, तो बीच में डिस्टर्बिंग के लिए थोड़ा माफी चाहते हैं। जैसा कि बताए कि जैसे ही एक सेल में मियोसिस होता है तो पहले 1 से 2 सेल बनेगा और जो जोड़े का क्रोमोसोम होता है वो दोनों क्रोमोसोम अलग अलग गेमिट में चला जाता है। एक क्रोमोसोम इस गेमिट में आ गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गेमिट में चला गया, जिसके कारण जीन का दोनों एलील अलग अलग गेमिट में चला जाता है। यहां एक जीन में 2 एलील है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो कैपिटल टी इस गेमिट में आ गया, स्मॉल टी दूसरे गेमिट में चला गया और हम इसी को मान लेते हैं कि गेमिट। रियल में यह आगे मियोसिस सेकेंड करेगा तो इसके जैसा 2 और बनेगा, इसके जैसा 2 और बनेगा, कुल मिलाकर के 4 सेल बनेगा, वो 4 गेमिट कहलाएगा। लेकिन हम 1 से 2 ही बना करके मान लेते हैं इसको, क्या यही है हमारा गेमिट।
तो गेमेट्स निर्माण के समय कौन सा सेल डिवीजन हुआ? मियोसिस सेल डिवीजन। और इस दौरान क्या हुआ? डिप्लॉइड सेल में जो जोड़े का क्रोमोसोम होता है वो दोनों अलग अलग गेमेट में चला जाता है, जिसके कारण जीन का दोनों एलील भी अलग अलग गेमेट में चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम बोल रहे हैं कि जीन का दोनों एलील अलग अलग गेमेट में चला जाता है। अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में हम एक बार देखते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी चीज को, जैसे यहां पर जीन कैसा था? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी था, ठीक है। जैसे गेमिट बना तो एक कैपिटल टी अलग गेमिट में गया, दूसरा स्मॉल टी दूसरे गेमिट में गया। मतलब एक कैपिटल टी अलग गेमिट में चला गया, दूसरा स्मॉल टी दूसरे गेमिट में चला गया। अगर किसी जीव का जीनोटाइप हो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी किसी जीव में जीन हो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसमें गेमिट कितने प्रकार का बनेगा? 2 प्रकार का बनेगा, कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला। इसी प्रकार अगर जीन हो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो गेमिट बनाएंगे तो एक कैपिटल आर एक गेमिट में जाएगा, दूसरा स्मॉल आर दूसरे गेमिट में जाएगा, है ना। तो यहां भी 2 प्रकार का गेमिट बन गया। अगर ऐसा हो कैपिटल टी ही हो, तो फिर किस तरह से गेमिट बनेगा? ये दोनों कैपिटल टी सेम एलील है लेकिन 2 बार है, अलग तो होना है ही। एक कैपिटल टी अलग गेमिट में जाएगा, दूसरा कैपिटल टी दूसरे गेमिट में जाएगा, लेकिन दोनों इस गेमिट में कोई अंतर नहीं है। यह भी कैपिटल टी वह भी कैपिटल टी, कोई अंतर है क्या? नहीं। तो कोई जरूरी नहीं है 2 बार बनाना, हम इसको एक बार भी बना सकते हैं। यानी कि कैपिटल टी अगर एलील है, जीन है, तो ऐसे जीनोटाइप से जब गेमिट बनेगा तो केवल एक प्रकार का बनेगा, कैपिटल टी वाला। हम 2 बार बनाएंगे तो थोड़ा सा असुविधा ही होगा, लेकिन आसानी हो इसके लिए हम एक बार ही बनाएंगे। अगर इसी तरह हम बात करते हैं, अगर स्मॉल टी हो, अगर ऐसा हो स्मॉल टी, उम्मीद करते हैं दिखाई पड़ रहा होगा। अगर स्मॉल टी जीनोटाइप है, तो यहां भी या तो हम एक स्मॉल टी को अलग गेमिट में डालेंगे, दूसरे स्मॉल टी को दूसरे गेमिट में डालेंगे, या फिर दोनों, चूंकि स्मॉल टी वाला होगा, सेम ही गेमिट बनेगा, तो 2 बार नहीं बना करके हम यहां पर एक बार ही बनाएंगे। यानी ऐसा जीनोटाइप अगर है किसी जीव में, तो उसमें केवल एक ही प्रकार का गेमिट बनेगा और वो होगा स्मॉल टी वाला। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, इस कंडीशन को हेटेरोजाइगस कहते हैं, इसको भी हेटेरोजाइगस कहते हैं। ये होमोजाइगस हो गया, ये होमोजाइगस हो गया। होमोजाइगस कंडीशन में एक ही प्रकार का गेमिट बनता है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में 2 प्रकार का गेमिट बनता है। होमोजाइगस कंडीशन में एक ही प्रकार का गेमिट बनेगा और हेटेरोजाइगस कंडीशन में 2 अलग अलग प्रकार का गेमिट बनता है। क्या इतना बात समझ में आया? अब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार शॉर्ट में पढ़े, गेमेट निर्माण के समय कैसे कैसे सेल डिवीजन होता है इसको हम लोग देख लिए, और अब हम लोग एक बार इसको डिटेल्स में भी पढ़ लेते हैं। हम थोड़ा बगल इसलिए हट जाते हैं ताकि अगर आप सबको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डिटेल्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डिटेल्स, कैसा पौधा लिया गया था? एक लंबा मटर का पौधा और एक बौना मटर का पौधा, शुद्ध लंबा था। तो एक शुद्ध लंबा मटर का पौधा लिया था, शुद्ध लंबा पौधा लिया था, और एक शुद्ध बौना मटर का पौधा लिया था, एक शुद्ध बौना मटर का पौधा लिया था। दोबारा जीनोटाइप के आधार पर फिर से पढ़ रहे हैं, यही मेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यही मेन है। और इस पौधा को कहा गया था पी पीढ़ी, इसको बोला गया था पी पीढ़ी या जनक पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। लंबा पौधा में कैसा, जब शुद्ध लंबा पौधा था तो क्या होगा? इसका जीन कैपिटल टी, और शुद्ध बौना पौधा में जीन कैसा होगा? स्मॉल टी होगा कि नहीं? अभी हम लोग पढ़े ना कि लंबा पौधा 2 कंडीशन में बन सकता है, या तो उसमें कैपिटल टी जीन हो, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी जीन हो। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो संकर लंबा पौधा कहलाएगा, हाइब्रिड टॉल प्लांट कहलाएगा। और अगर कैपिटल टी है तो वो शुद्ध लंबा पौधा कहलाएगा, है ना। तो मेंडल ने शुद्ध लंबा पौधा लिया था, और बौना पौधा शुद्ध होता ही है, बौना पौधा में कोई संकर हाइब्रिड कंडीशन नहीं बनता है।
इन दोनों पौधों के बीच में कराया गया क्रॉस पॉलिनेशन। पहले गेमिट बनाएंगे, ये होमोजाइगस कंडीशन है ना, तो इसमें गेमिट बनाएंगे। कैसे? एक ही प्रकार का बनेगा गेमिट, या तो दोनों टी को अलग अलग गेमिट में डालेंगे, इधर भी कैपिटल टी इधर भी कैपिटल टी, सेम प्रकार का बनेगा, एक बार ही बनाना है। तो यहां इस पौधा में गेमिट बनेगा कैपिटल टी वाला। गेमिट को हमेशा घेर करके लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि ये गेमिट है। ठीक है। अब बौना पौधा में जब गेमिट बनेगा तो केवल स्मॉल टी वाला बनेगा। यहां भी दोनों टी अलग अलग होगा तो दोनों तो स्मॉल टी हो गया, दोनों तो सेम प्रकार का गेमिट हो गया, एक बार ही लिखेंगे स्मॉल टी। इस लाइन में क्या हुआ? गेमिट हुआ। ये लाइन में क्या आया है? गेमिट्स आया है। अब कोई एक मेल गेमिट होगा, कोई एक फीमेल गेमिट होगा। अगर हम इस पौधा के फूल से परागकण को उस पौधा के फूल के स्टिग्मा पर डाल रहे हैं, मतलब ये मेल गेमिट हो जाएगा, वो फीमेल गेमिट हो जाएगा। या फिर अगर हम उस पौधा के फूल से परागकण को निकाल के इस पौधा के स्टिग्मा पर डाल रहे हैं तो यह मेल गेमिट हो जाएगा, यह फीमेल गेमिट हो जाएगा। चाहे हम किधरों से परागकण को ट्रांसफर करें, परिणाम हमारा एक समान प्राप्त होता है। ठीक है। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन किया जाएगा तो ये मेल फीमेल गेमेट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जुड़ेगा। क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान ये मेल फीमेल गेमेट जुड़ जाएगा। यहां हुआ है क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज करके क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। एक पौधा के फूल से परागकण को निकाल करके दूसरा पौधा के फूल के स्टिग्मा पर पहुंचाया गया। यानी एक पौधा को नर पौधा के रूप में और दूसरे पौधा को मादा पौधा के रूप में यूज किया गया। एक पौधा के मेल गेमिट का यूज किया गया, दूसरे पौधा के फीमेल गेमिट का यूज किया गया। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जब ये दोनों गेमिट जुड़ेगा तो क्या बनता है? मेल फीमेल गेमिट के जुड़ने से क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और पौधा में वो जो एम्ब्रियो होता है वो सीड के अंदर, बीज के अंदर रहता है, और एक बीज अंकुरित होकर के बनाता है नया पौधा। तो जब ये मेल फीमेल गेमिट जुड़ेगा तो अगला जो पौधा बनेगा उसमें जीन कैसा आएगा? यहां से आया कैपिटल टी, यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से आ गया कैपिटल टी, और यहां से आ गया स्मॉल टी। और हम लोग पढ़े हैं कि कैपिटल टी यानी लंबापन का लक्षण, स्मॉल टी यानी बौनापन का लक्षण। लंबा और बौना दोनों लक्षण अगर एक साथ आ जाए तो लंबापन का लक्षण दिखता है, बौनापन का लक्षण नहीं दिखता है। तो ये पौधा कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा लंबा पौधा। लेकिन क्या ये शुद्ध लंबा पौधा है? नहीं, ये तो है संकर लंबा पौधा, या ये बोलेंगे इसको हाइब्रिड लंबा पौधा। और ये कौन सा पीढ़ी का पौधा है? यही है F1 पीढ़ी का पौधा। ये हो गया F1 पीढ़ी का पौधा। तो F1 पीढ़ी का जितना भी पौधा बनेगा उसमें इधर से एक आएगा कैपिटल टी, उधर से एक आएगा स्मॉल टी, यानी कि लंबापन और बौनापन दोनों लक्षण का एलील एक साथ आ गया। तो ऐसे स्थिति में हमेशा लंबापन का लक्षण डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है, और बौनापन का स्मॉल टी अप्रभावी यानी रिसेसिव होता है। तो बौनापन का लक्षण नहीं दिखेगा, पौधा कैसा दिखेगा? लंबा दिखेगा। तो पता चला F1 पीढ़ी में सभी लंबा पौधा क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि F1 पीढ़ी का लंबा पौधा जो है ना वो संकर है, उसके पास लंबा बौना दोनों लक्षण का एलील है। ऐसी स्थिति में लंबापन का लक्षण डोमिनेट कर जाता है और बौनापन का लक्षण रिसेसिव हो जाता है, इसलिए बौनापन का लक्षण दिखा नहीं, पौधा हो गया लंबा। अब इस F1 पीढ़ी के लंबा पौधा में क्या होने दिया गया था? सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहां होगा सेल्फ पॉलिनेशन, उसके बाद फिर बनेगा बीज, उस बीज को फिर बोया जाएगा, फिर F2 पीढ़ी प्राप्त होगा। तो करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। F1 पीढ़ी के पौधे में कैसा जीन है? कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 पीढ़ी के पौधा में कैसा जीन? कैपिटल टी स्मॉल टी। पौधा का कोई भी भाग हो, पौधा का जड़ का कोशिका हो, तना का कोशिका हो, पत्ती का कोशिका हो, फूल का कोशिका हो, फूल के नर भाग एंड्रोसियम का कोशिका हो, फूल के मादा भाग गाइनोसियम का कोशिका हो, F1 पीढ़ी के पौधा में जितना कोशिका होगा हर कोशिका के अंदर कैसा जीन होगा? यही कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक काम करते हैं, F1 पीढ़ी का एक पौधा बनाते हैं। F1 पीढ़ी के पौधा का ये एक फूल बनाए, ये F1 पीढ़ी के पौधा का एक फूल बनाए,
और इसमें नर भाग एंड्रोसियम, ये हो गया एंड्रोसियम, और मादा भाग गायनोसियम, ये हो गया गायनोसियम। नर भाग एंड्रोसियम और मादा भाग गायनोसियम है। तो ये है नर भाग, यानी ये है मेल पार्ट, ये क्या है मेल पार्ट, और ये क्या है फीमेल पार्ट, ये है फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट में कैसा जीन होगा, जीन यही होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीमेल पार्ट में भी कैसा जीन होगा, यही होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इस बात को ठीक से समझ लीजिए कि F1 पीढ़ी के पौधा में कैसा जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यही F1 पीढ़ी के पौधा का एक फूल बनाए। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है, यहां से पॉलन ग्रेन निकलेगा, इसके स्टिग्मा पर झड़ेगा, है ना, यही तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। यही क्या है सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फूल का मेल गेमिट उसी फूल के फीमेल गेमिट से जुड़ेगा, यानी एक पौधा का एक फूल का पॉलन ग्रेन उसी पौधा के फूल के स्टिग्मा पर गिरेगा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो हमको गेमिट बनाना पड़ेगा ना। तो ये F1 पीढ़ी का ये लंबा पौधा है, इसका एक फूल है, फूल का नर भाग एंडोसियम में जीन कैसा है कैपिटल टी स्मॉल टी, मादा भाग गायनोसियम है फीमेल पार्ट, इसमें जीन कैसा है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी को हम यहां दोबारा लिखते हैं, यानी कि फूल का जो मेल पार्ट है उसके जीनोटाइप को यहां लिखते हैं, क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसा पार्ट है मेल पार्ट है, नर भाग है, और फीमेल पार्ट में कैसा जीन है, यही है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसा पार्ट है, ये है फीमेल पार्ट, यानी गायनोसियम हो गया। कौन सा पीढ़ी है F1 पीढ़ी ही है, F1 पीढ़ी का ही पौधा है। ये जो दो अलग अलग जगह में लिखे हैं ये F1 पीढ़ी का ही पौधा है। F1 पीढ़ी का यही पौधा, उसका एक फूल और एक फूल का मेल पार्ट का जीनोटाइप यहां लिखे, और ये फीमेल पार्ट का जीनोटाइप यहां लिखे। इस मेल पार्ट में मेल गेमिट बनाएंगे, इस फीमेल पार्ट में फीमेल गेमिट बनाएंगे, फिर सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान मेल फीमेल गेमिट को जोड़ देंगे। आ रहा बात समझ में। तो यहां पर हम मेल पार्ट में मेल गेमिट बनाते हैं। अब जब गेमिट बनाएंगे तो यहां हेटेरोजाइगस कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, गेमिट बनेगा यहां पर। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग गेमिट में चला जाएगा। वही युग्मक निर्माण के समय, गेमिट्स निर्माण के समय मियोसिस सेल डिवीजन होगा, जोड़े का क्रोमोसोम अलग अलग गेमिट में जाएगा, तो जीन का दोनों एलील भी अलग अलग गेमिट में जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग गेमिट में चला गया। तो यहां दो प्रकार का, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी अंतर है, तो दो बार लिखना पड़ेगा। दो प्रकार का मेल पार्ट में मेल गेमिट बना, और यहां फीमेल पार्ट में फीमेल गेमिट बनेगा, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग। इस लाइन में क्या आया, इस लाइन में गेमिट आया, इस लाइन में फिर से क्या आ गया गेमिट्स। F1 पीढ़ी के पौधा में ये दो तरह का मेल गेमिट बना, दो तरह का फीमेल गेमिट बना। अब होगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान यहां से पॉलन ग्रेन यहां स्टिग्मा पर गिरेगा, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी उसी प्लांट का मेल गेमिट उसी प्लांट के फीमेल गेमिट से जुड़ेगा, यानी ये मेल गेमिट इस दोनों फीमेल गेमिट से जुड़ेगा, ये भी मेल गेमिट दोनों फीमेल गेमिट से जुड़ेगा। तो मेल फीमेल गेमिट को सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान अब हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो दो बार हम लिखे गेमिट, ये दो पीस नहीं है, ये दो टाइप्स का है। इस मेल पार्ट में कैपिटल टी वाला मेल गेमिट बहुत सारा बना होगा, स्मॉल टी वाला मेल गेमिट बहुत सारा बना होगा। फीमेल पार्ट में कैपिटल टी वाला फीमेल गेमिट बहुत सारा बना होगा, और स्मॉल टी वाला फीमेल गेमिट बहुत सारा बना होगा। ये दो पीस नहीं है, ये दो टाइप है, और हर एक टाइप के मेल गेमिट को दोनों टाइप के फीमेल गेमिट से जोड़ना है। संभावना तो ये रहता है। तो जब जोड़ते हैं, जब कैपिटल टी वाला मेल गेमिट सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान कैपिटल टी वाले फीमेल गेमिट से जुड़ेगा, तो अब जो अगला पौधा बनेगा उसमें जीन कैसा आया, यहां से कैपिटल टी, यहां से भी कैपिटल टी, तो लंबा लंबा, तो पौधा कैसा हो जाएगा लंबा हो जाएगा। लंबा पौधा होगा कि नहीं, ये लंबा पौधा है और ये बिल्कुल शुद्ध लंबा पौधा है। ये कैसा लंबा पौधा है, शुद्ध है। ठीक है, लिख दें क्या शुद्ध।
कैसा लंबा पौधा है? शुद्ध लंबा पौधा, कोई दिक्कत? अब कुछ कैपिटल टी वाला जो मेल गेमिट होगा वो स्मॉल टी वाले फीमेल गेमिट से भी जुड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि इधर से कैपिटल टी वाला मेल गेमिट हमेशा कैपिटल टी वाले फीमेल गेमिट से ही जुड़े। ये कुछ कैपिटल टी वाला मेल गेमिट स्मॉल टी वाले फीमेल गेमिट से भी जुड़ सकता है। तो जब ये दोनों जुड़ेगा तो अगला पौधा में जीन आया यहां से कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी, एक लंबा और एक बौना। तो दिखेगा कैसा? पौधा तो लंबा ही दिखेगा, यह पौधा भी कैसा दिखेगा? लंबा ही दिखेगा। लेकिन क्या यह लंबा पौधा शुद्ध है? नहीं, ये तो इसके जैसा बन गया, संकर हाइब्रिड है ये कैसा पौधा है? संकर लंबा पौधा है। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये स्मॉल टी वाला जो मेल गेमिट है वो कैपिटल टी वाले फीमेल गेमिट से भी जुड़ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लिखेंगे कैपिटल टी को आगे कर देंगे, स्मॉल टी को पीछे कर देंगे। प्रभावी लक्षण वाले जिनको पहले, अप्रभावी वाले को बाद में, डोमिनेंट वाले को पहले, रिसेसिव वाले को बाद में। तो ऐसे कंडीशन में भी फिर पौधा कैसा? सेम होगा, लंबा पौधा। ये पौधा भी कैसा होगा? लंबा पौधा होगा। लेकिन शुद्ध होगा क्या? नहीं, ये कैसा होगा? संकर लंबा पौधा होगा। ठीक है। और अगर कुछ स्मॉल टी वाला मेल गेमिट स्मॉल टी वाले फीमेल गेमिट से जुड़ जाए तो ऐसी स्थिति में अगला पौधा में जीन आया, यहां से स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी। अब पौधा कैसा होगा? बौना पौधा होगा। बौना बौना यानी स्मॉल टी किसके लिए होता है? बौनापन के लिए। तो दोनों एलील आ गया बौनापन का, इसलिए पौधा कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। बौना पौधा हो गया। ठीक है, ये बौना पौधा हो गया। और बौना पौधा हमेशा कैसा होता है? शुद्ध ही होता है। यहां कौन सा पॉलिनेशन हुआ है? यहां हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, यहां हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। और कौन सा पीढ़ी प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ F2 पीढ़ी। ये कौन सा पीढ़ी प्राप्त हुआ? F2 पीढ़ी, है ना। ये कौन सा पीढ़ी प्राप्त हुआ है? F2 पीढ़ी प्राप्त हुआ है। तो F2 पीढ़ी में हमको लंबा लंबा लंबा, 3 लंबा और बौना एक पौधा प्राप्त हुआ। तो लंबा और बौना पौधा का अनुपात क्या निकला? 3:1। लंबा और बौना पौधा का अनुपात क्या निकल गया? 3:1। ये कैसे आ रहा है 3:1? समझ में आ रहा है ना। 3 बार लंबा पौधा, एक शुद्ध लंबा पौधा, 2 संकर लंबा पौधा और एक ही बौना पौधा। तो लंबा बौना पौधा का अनुपात निकल गया 3:1। और इसको हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 3:1 होता है। क्या इतना समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और हम लोग अब एक बार क्या करेंगे? चेकर बोर्ड बनाएंगे। चेकर बोर्ड के अंदर दोबारा फिर से F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। F2 पीढ़ी को एक तो हम यहां बना सकते हैं, दूसरा तरीका है चेकर बोर्ड के अंदर एक बोर्ड बनाएंगे और उसमें हम F2 पीढ़ी को दोबारा प्राप्त करेंगे। अगर मेरा मन हो तो हम यहां F2 पीढ़ी प्राप्त नहीं करेंगे, सिर्फ गेमिट बना करके इस लाइन में गेमिट तक बना करके छोड़ देंगे और आगे जो सॉल्व करेंगे वो हम चेकर बोर्ड के अंदर सॉल्व करेंगे। तो चेकर बोर्ड बना लेते हैं इसके लिए, है ना। इसके लिए हम लोग एक बार चेकर बोर्ड बनाते हैं। हम लोग चेकर बोर्ड बनाते हैं। बना लेते हैं चेकर बोर्ड। ठीक है, हम लोग बना लेते हैं चेकर बोर्ड। ठीक है, चेकर बोर्ड बनाते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग चेकर बोर्ड बना रहे हैं। हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं चेकर बोर्ड। इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। इसको हम लोग कहते हैं चेकर बोर्ड, है। इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड, या इसी को कहते हैं पुन्नेट स्क्वायर, या इसी को कहते हैं पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ही ये मेथड दिया था। तो चेकर बोर्ड में हम क्या करते हैं? एक तरफ मेल गेमिट को दर्शाते हैं, एक तरफ हम दर्शाएंगे किसको? मेल गेमिट्स को। मेल गेमिट्स के लिए बुक में इस तरह का सिंबल यूज किया गया है। ये मेल का सिंबल होता है, मेल गेमिट्स। अगर हम इस तरह से लिखते हैं ना तो ये होता है क्या? मेल गेमिट्स। और एक तरफ दर्शाएंगे फीमेल गेमिट को, एक तरफ दर्शाएंगे फीमेल गेमिट्स को।
यानी इस तरह का सिंबल होता है फीमेल गेमिट, फीमेल और गेमिट्स। ठीक है, तो मेल पार्ट में अभी हम लोग देखें कि दो तरह का मेल गेमिट बना था। F1 पीढ़ी के पौधा में मेल पार्ट में दो तरह का मेल गेमिट बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और इसी तरह F1 पीढ़ी के पौधा में जो फीमेल पार्ट है इसमें दो तरह का फीमेल गेमिट बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा मेल गेमिट भी बना और ऐसा ही फीमेल गेमिट भी बना। तो यहां बना था मेल गेमिट कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब फीमेल गेमिट बना था कैपिटल टी और स्मॉल टी। दो प्रकार का मेल गेमिट बना था और दो प्रकार का फीमेल गेमिट बना था। अब क्या करना है, एक मेल गेमिट को पकड़ना है, दोनों फीमेल गेमिट से क्रॉस कराना है। करा देते हैं। इस मेल गेमिट का क्रॉस पहले इस फीमेल गेमिट से करते हैं, फिर इसी मेल गेमिट का क्रॉस इस फीमेल गेमिट से करेंगे। जब इस मेल गेमिट का क्रॉस इस फीमेल गेमिट से करते हैं तो यहां आता है कैपिटल टी और यहां से भी आ गया कैपिटल टी। तो जब ये दोनों जुड़ेगा तो कैपिटल टी पौधा कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लंबा पौधा हो गया। ये हुआ कि नहीं। अब अगर इस मेल गेमिट का इस फीमेल गेमिट से क्रॉस कराएंगे तो यहां से कैपिटल टी यहां से स्मॉल टी, तो लंबा और बौना दिखेगा कौन, लंबा, क्योंकि लंबा प्रभावी है। तो पौधा कैसा दिखेगा, लंबा पौधा ही दिखेगा। शुद्ध नहीं है, संकर है ना, हाइब्रिड है। अब यहां इस मेल गेमिट का क्रॉस इस फीमेल गेमिट से करते हैं तो यहां से कैपिटल टी को आगे कर देंगे, स्मॉल टी को बाद में लिखेंगे। लंबा बौना दिखेगा कैसा लक्षण, लंबा लक्षण दिखेगा, लंबा पौधा दिखेगा। और अगर ये मेल फीमेल गेमिट जुड़ेगा तो स्मॉल टी, तो अगला पौधा में कैसा है, स्मॉल टी, यानी बौना बौना, तो पौधा कैसा होगा, बौना ही होगा, बौना पौधा बना। ये यहां पर कौन सा पॉलिनेशन हुआ है, तो यहां हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन, यहां हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन। और इस सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान बना है कौन सा पीढ़ी, F2 पीढ़ी बना। यानी ये जो चेकर बोर्ड के अंदर, यही है चेकर बोर्ड, इस चेकर बोर्ड के अंदर जो पौधा बना है ये किस पीढ़ी का पौधा है, F2 पीढ़ी का। किस दौरान बना है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान बना है। अब दो तरह का अनुपात पढ़ा जाता है, अनुपात हम लोग दो तरह का पढ़ेंगे। एक तो पढ़ते हैं फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, और एक हम लोग पढ़ते हैं जीनोटिपिक रेशियो। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, एक हम लोग पढ़ते हैं फिनोटिपिक रेशियो, एक हम लोग पढ़ते हैं जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब है, फिनोटाइप पढ़े थे ना, बाहरी रूप, जीवों के बाहरी रूप को कहते हैं फिनोटाइप और जीन की संरचना को कहते हैं जीनोटाइप। तो बाहर से कितना तरह का दिखने वाला पौधा प्राप्त हुआ, लंबा 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 बौना, यानी कि लंबा और बौना दो ही तरह का पौधा दिखा, जीन नहीं दिखता है, दिखता क्या है, लंबा और बौना। तो पौधा हमको दो तरह का दिखा, लंबा पौधा, लंबा अनुपात बौना बराबर। लंबा पौधा कितना, एक लंबा, दो लंबा, तीन लंबा, ये तो बौना है, तीन लंबा पौधा बना। बौना पौधा कितना, एक जगह ही बना है। तो लंबा और बौना पौधा का अनुपात निकला 3:1, इसी को कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। तो याद रखिएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1, है ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1, यानी लंबा बौना पौधा का अनुपात होता है 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, जीन की संरचना, कितना तरह का जीनोटाइप वाला पौधा बना है। इस पौधा में कैसा जीनोटाइप है, कैपिटल टी। इस पौधा में कैसा जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां कैसा जीन है, वही सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहां पर फिर कैसा जीन है, स्मॉल टी। यानी हमको तीन तरह का जीनोटाइप वाला पौधा F2 पीढ़ी में प्राप्त हुआ। कौन कौन सा, कैपिटल टी वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला दो जगह बना है, और स्मॉल टी वाला एक जगह बना है। इसका अनुपात लिखते हैं, कैपिटल टी सिर्फ यहां बना है एक बार, यहां लिखते हैं एक अनुपात, कैपिटल टी स्मॉल टी दो बार बना है, यहां दो जगह लिखेंगे दो अनुपात, और स्मॉल टी बस एक बार बना है, तो कितना, एक आ गया। यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो निकल गया 1:2:1, या बोलेंगे 1:2:1, या 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो निकल गया 3:1।
तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1। यहां होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने वंशागति का 2 नियम दिया था। ऐसे वंशागति का टोटल 3 नियम दिया गया था। तो 2 नियम दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर और 1 नियम दिया था डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। हम लोग पहले, आज तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, अगले क्लास में हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लेंगे और उसके बाद वंशागति का तीनों नियम हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को काफी डिटेल्स में बढ़िया से पढ़ लिए, सबको समझ में उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। और अगले क्लास में हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मन लगा पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।